तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे हमें ये लगता है, और ख़ासकर आजकल के सोशल मीडिया के दौर पे, कि अगर कोई हमसे अच्छे से बात कर ले, हमारे साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा सा वक्त दे दे, तो हमें लगता है कि जो कुछ है अब यही है। ऐसे इंसान को फिर हम खोना नहीं चाहते, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। आजकल रिश्ते भी चंद मिनटों में बन जाते हैं, टूटते भी चंद मिनटों में हैं। लोगों को गुस्सा भी चंद मिनटों में आ जाता है, और इस गुस्से में अपराध भी चंद मिनटों में ही हो जाता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज आप पूरी कहानी सुन लीजिए। और जहाँ तक मुझे याद है, इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको सुनाया भी है, लेकिन उस टाइम तक तमाम चीज़ें क्लियर नहीं थी। लेकिन आज जाके ये चीज़ें क्लियर हुई, तो एक बार फिर से ये पूरी कहानी आप चाहे अपडेट समझ लें या फिर शुरू से अंत तक इस कहानी का एक तरह से व्याख्यान समझ लें, लेकिन आज फिर से शुरू से अंत तक ये कहानी हाजिर है। कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक जगह लगती है नागलोई। कहानी सी नागलोई की है। बात 21 अक्टूबर की है, साल 2024। दरअसल इसी दिल्ली की नागलोई में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक लड़का, एक उसकी बहन, उम्र लगभग 18-19 साल। माँ बाप ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। 18-19 साल की बहन थी। परिवार वालों की उम्मीद थी कि शायद ये कुछ करेगी, परिवार की जो ज़िंदगी है उससे थोड़ा सा ये ऊपर उठेगी, जो गुर्बत है, जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, इनसे भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती कहें या फिर वक्त का तकाजा, ये लड़की पढ़ने लिखने में उस हिसाब से अच्छी होती नहीं है। दिन भर मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह देखा करती है, तमाम और काम किया करती है, घर परिवार की भी ज़्यादा मदद नहीं किया करती थी। और इसी दौरान 21 अक्टूबर की बात है, ये घर से बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप निकल जाती है। अब घर से बिना किसी को कुछ बताए ये चुपचाप निकली। शुरुआत में परिवार वालों को लगा कि शायद यहीं कहीं किसी के यहाँ गई होगी, लिहाजा उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बात को इग्नोर किया। लेकिन अब जैसे जैसे कुछ घंटे गुजरे, परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया। जब उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं। परिवार वाले और परेशान। इसके बाद उन्होंने ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा कि क्या उनकी बिटिया आई है। आसपास के लोगों ने मना किया। अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा। लड़की की जहाँ जहाँ दोस्ती थी वहाँ पड़ताल किया, लेकिन ना ही कहीं से कोई जानकारी मिली, ना ही कहीं से कोई सबूत मिला। तमाम तरह के मन में गलत गलत ख्याल भी आ रहे थे। देखते देखते एक पूरा दिन गुजर गया। इधर माँ का रो रो के बुरा हाल, पिता बेचारा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं, क्योंकि समाज में तरह तरह की बातें होती हैं कि जवान लड़की घर से कहीं चली गई। दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल भी आ रहे थे कि कहीं कोई हादसा ना हो गया हो, कहीं किसी ने अपहरण वगैरह ना कर लिया हो। इसी दौरान जब एक दिन गुजर जाता है, तब जो भाई था इस लड़की का, उसे लगता है कि शायद अब परिवार वालों की बस का है नहीं उसको खोजना, लिहाजा अब हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद उस लड़की का जो भाई था वो पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे अपने बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट जब दर्ज होती है, तब पुलिस वाले पहले तो तमाम डिटेल्स लेते हैं, उसके बाद पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले घर वालों से पूछताछ, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ, लड़की की जिससे जिससे दोस्ती थी उससे पूछताछ। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले करते रहे, तमाम सबूतों को इकट्ठा करते रहे, लेकिन ना ही इस लड़की की कहीं कोई शिनाख्त हुई, ना ही कुछ पता चला। धीरे धीरे 1-2 दिन और गुजर गए। इसी दौरान इस लड़की की एक छोटी बहन थी। पुलिस वालों ने उस छोटी बहन से भी पूछताछ शुरू की कि बेटा क्या तुम्हें कुछ पता है, कुछ बताओ। तब छोटी बहन डरते डराते एक लाइन बताती है। दरअसल वो बहन कहती है कि जो मेरी दीदी हैं वो एक लड़के से प्यार करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उनसे मिलने गई है। अब पुलिस वालों ने पूछा कि कौन है वो। जब लड़की से नाम पूछा तो छोटी बहन ने नाम बताया, संजू। तब तक पुलिस वालों ने जो लड़की गायब हुई थी उसकी कॉल डिटेल भी निकालनी शुरू की। जब कॉल डिटेल निकाली तो उसमें भी एक नंबर निकला, और वो नंबर था संजू का। अब गुमशुदा लड़की की छोटी बहन भी एक नाम ले रही, संजू।
इधर कॉल डिटेल में भी एक नाम संजू। पुलिस ने कहा कि अभी संजू को उठाओ। पुलिस की एक टीम जाती है और संजू को उठा लेती है। उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है, तमाम तरीके से क्वेश्चन करती है। शुरुआत में संजू इधर उधर के बयान देता है, लेकिन फिर अंत में पुलिस तो आखिर पुलिस, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। फिर संजू अपना मुंह खोलता है और 2 लोगों का नाम लेता है। एक नाम था पंकज का, एक नाम था सोहित का। साथ ही जब इससे पूछा जाता है कि लड़की कहाँ है, तब ये लोग बताते हैं कि लड़की को तो हमने मार के दफना दिया है। ये बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं, फौरन पूछते हैं कि कहाँ पे। इसके बाद संजू और पंकज मिलकर लोकेशन बताते हैं। लोकेशन रोहतक के मदीना की थी। पुलिस की एक टीम रोहतक के मदीना जाती है। जाने के बाद वहाँ खुदाई करवाती है। खुदाई करने वाने के बाद उस लड़की की डेड बॉडी को वहाँ से बरामद करती है। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने पूरे इलाके को अंदर से हिला के रख दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में क्लियर लिखा था कि लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और उस लाश या फिर उस लड़की के पेट में 7 महीने का एक बच्चा मिला। अब ये चीज, एक गर्भवती लड़की, फिर उसका कत्ल, अब ऐसा क्यों हुआ? और साथ ही एक नाम और बचता था, क्योंकि संजू और पंकज 2 गिरफ्तार हुए थे, सोहित नाम बचा हुआ था। अब पुलिस वाले उसकी तलाश शुरू करते हैं, सोहित की। सबसे पहले सोहित के नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं, लेकिन सोहित भी दिमागदार था, उसने नंबर को बंद कर दिया था। उसके घर पे दबिश डालते हैं तो पता चलता है कि सोहित वहाँ पे है नहीं। उसके दोस्तों को उठाते हैं, दोस्त भी बताते हैं कि भैया हमें कुछ जानकारी नहीं है। अपने तरीके से तमाम कोशिशें करते हैं पुलिस वाले, लेकिन ना ही सोहित की कहीं कोई जानकारी मिलती है, ना ही सोहित की लोकेशन ट्रैक होती है। हैरान परेशान पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे। वक्त रेत की तरह निकलता चला गया, लेकिन सोहित का कुछ अता पता नहीं चला। देखते देखते मिनट घंटों में बदले, घंटे दिन में बदले, दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में बदल गए। अक्टूबर की ये घटना थी, पूरा अक्टूबर गुजर गया, पूरा नवंबर गुजर गया, दिसंबर आ गया। लगभग 1.5 महीने गुजर गए। 1.5 महीने गुजरने के बाद अचानक से पुलिस के हाथ एक जैकपॉट लगता है। दरअसल किसी मुखबिर से खबर मिली कि जो सोहित है वो एक जगह है रोहतक में, वहाँ छुपा हुआ है। अब जैसे ही ये लीड मिली, पुलिस की टीम फौरन वहाँ पे जाती है। जाने के बाद वहाँ पे दबिश डालती है, और जब दबिश डालती है तो फिर वहाँ से सोहित गिरफ्तार होता है। अब सोहित जब गिरफ्तार होता है तो फिर सोहित से पूछताछ शुरू होती है, और यहीं से फिर पूरे कत्ल की कहानी को सुलझाया जाता है। और फिर यहीं से कहानी पहुँच जाती है 1 साल पहले। दरअसल 1 साल पहले ये लड़की, जिसका नाम मैं अब तक इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट थी, और जब प्रेग्नेंट हुई तब शायद ये नाबालिग थी, तो ये मामला रेप केस का भी बनता है। इस लड़की की मुलाकात संजू नाम के शख्स से होती है सोशल मीडिया पे। संजू से ये घंटों घंटों बात किया करती। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब घंटों बात करते करते इस लड़की को संजू से प्यार भी हो गया। प्यार होने के बाद अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। आलम यह हो गया कि दोनों अब एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। पागल भी इस कदर की, अब सब कुछ छोड़ के इस लड़के के पीछे सब कुछ तबाह करना। एक दूसरे के एड्रेस के बारे में पता किया गया। लड़की ने अपना एड्रेस दिया, लड़के ने अपना एड्रेस दिया। इसके बाद दोनों के बीच मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। लड़की के दिमाग में बस एक ख्याल था कि कैसे भी करके इस लड़के से शादी कर लें, इससे शादी हो जाएगी तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और कोई उद्देश्य नहीं था और कोई लाइफ में मकसद नहीं था, बस एक चीज़ कि संजू से शादी हो जाए। संजू से लगातार ये शादी के सपने देखने लगी, लेकिन इधर संजू महज इस्तेमाल कर रहा था। लगातार उसको बुलाता, लगातार उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता। धीरे धीरे ये लड़की भी प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब ये लड़की प्रेग्नेंट होती है तब ये कहती है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब संजू कहता है कि उस बच्चे को गिरा दो,
यानी अबॉर्शन करवा लो। लड़की कहती है कि नहीं, ये तुम्हारे प्यार की निशानी है और इसको मैं नहीं मारूंगी। अब ये बात जब संजू सुनता है तब संजू डर जाता है। इधर लगातार ये लड़की संजू के प्यार में पागल, कभी उसके लिए कोई तीज त्यौहार रहती, कभी कुछ और रहती। और ऐसे 21 तारीख की बात है जब ये करवा चौथ का व्रत थी। करवा चौथ का व्रत पूरे दिन ये रहती है, फिर कहती है कि मुझे जो व्रत खोलना है वो तुम्हारे हाथ से खोलना है। संजू कहता है कि ठीक है, आओ और मैं तुमसे शादी भी करूँगा। अब लड़की ये बात जब सुनती है बहुत खुश होती है। खुश होने के बाद तमाम गहने तमाम कपड़े लेके संजू के पास जाती है। संजू वहाँ पे पहले ही 2 दोस्तों के साथ यानी पंकज और सोहित के साथ एक कार लेके खड़ा था। कार में इस लड़की को बैठाया जाता है ये बोल के कि अब तुमको ले चलेंगे हरियाणा, वहीं शादी होगी और वहीं पे फिर तुम्हारा व्रत खोलेंगे। लड़की जाती है, उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ये लोग हरियाणा के रोहतक पहुंचते हैं, वहाँ पे फिर अचानक से इसके ऊपर अटैक करते हैं, गला दबा के इसकी जान ले लेते हैं और फिर लाश को एक बाजरे के खेत में दफन कर देते हैं। लड़की को आखिरी कुछ मिनटों में पता चलता है कि उसका जो आशिक है, जिससे वो इस कदर प्यार करती है, जिसके प्यार में बेइंतहा पागल है, वो लड़का इसकी जान लेने के लिए इसको सैकड़ों किलोमीटर दूर लेके गया। आखिरी सेकंड, आखिरी मिनट तक इस लड़की को यही लग रहा था कि शायद ये लड़का मुझसे शादी करेगा और अब मेरे जीवन का मकसद सफल हुआ। अपने बाप की इज्जत को ताक पे रख के, अपनी माँ को रोता हुआ छोड़ के, अपने भाई को जलील करके ये लड़की घर से निकली थी। वजह क्या थी कि बस एक लड़का और उससे मैं शादी करूंगी। अब यहाँ किसकी गलती क्या है? उस लड़के की जिसने कत्ल किया, या फिर उस लड़की की जिसने अपने तमाम घर परिवार, तमाम ज़िंदगी, तमाम परिवार के लोगों को छोड़ के, सबकी इज्जत को दांव पे लगा के, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर किसी बाप की बिटिया भाग जाए, घर छोड़ के ऐसे चली जाए, किसी से भाग के शादी कर ले, वो कई सालों तक मुंह नहीं उठा पाता। आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, बड़े ही सामाजिक लोग थे वो बेचारे, लेकिन अब शाम को सब्जी लेने भी वो तब निकलते हैं जब आधा बाजार आधा चौराहा वापस लौट चुका हो, क्योंकि उनकी बिटिया किसी के साथ भाग गई थी। और परिणाम ऐसा ही कुछ हुआ था। हालांकि इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये मौके से उस लड़की को बचा लेके आ गए। खैर, फिलहाल ये पूरी कहानी थी और अपडेट अब जाके आई है। इसका छोटा सा अंश शायद मैंने आपको कहीं सुनाया हो। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज कहानी को छोटा रखूँगा क्योंकि ये कहानियाँ ज़्यादा लंबी खींच जाती हैं, कुछ ज़्यादा मसाला होता नहीं, 16-17 मिनट करने के चक्कर में इधर उधर बातें होती हैं। तो ये चीज़ें ना हो तो अच्छा है, चूँकि आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसमें बकवास करूँ, आप मेरी बकवास सुने। तो इससे बेटर यही है कि जितना माल मटेरियल कहानी में हो वही उतना कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें आप तक पहुँचाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। हो तो अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।